साथियों, अगले कुछ अध्यायों में आचार्य चतुर्सेन ने इस उपन्यास में ऐतिहासिक तथ्यों को लिखा है। ये ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने हमारे कई ग्रंथों के आधार पर स्थापित किए हैं। इनमें मानव सभ्यता के इतिहास का वर्णन है। आप इन्हें धैर्यपूर्वक सुनिएगा, कई रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी। अध्याय 4, मनोरभरत। हमारे पाश्चात्य गुरुओं ने हमें बचपन में पढ़ाया था कि आर्य लोग खाना बदोश गडरियों की भांति भद्दे छकड़ों में अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर फिरा करते थे, और इससे भी पहले लोगों ने पत्थरों के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मानवों की इस सभ्यता को वे यूथिल सभ्यता कहते हैं। उनमें कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य अधिक अंशों में नर वानर ही था। उसमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के बाद रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद की सभ्यताएं वास्तविक सभ्यताएं कहलाई। इनमें से पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस युग का मनुष्य अपने ही जैसा वास्तविक मनुष्य था। ये यूथिल सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता है। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए। इसी का नाम सप्त सिंधु देश रखा। वे सारे सप्त सिंधु देश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। यहां उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियार छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लाने लगे। इस ताम्र युग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्नुडारो और विजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले। ये स्थान सरस्वती प्रवाह के सूखे हुए मार्ग ही हैं। मेसोपोटामिया और इलाम में यही सभ्यता प्रोटो एलेमाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटो एलेमाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डी टेरा, जो अमेरिकन विद्वान हैं, निश्चित रूप से सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। उनका यह भी कहना है कि कांसे की सभ्यता वाली ये सुमेरु जाति, हिटाइट, क्रीटन मिस्त्री आदि जातियों की सभ्यताएं किसी अन्य अज्ञात देश में तांबे की सभ्यता में विकसित हुई थीं। मेसोपोटामिया के और फराकिश और इलाम के सुसा और तपा मुख्यान आदि देशों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में जहां जहां इस प्रोटो एलेमाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, उसके और सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का ये मत है कि मिट्टी का ये स्तर उस बड़ी बाढ़ के द्वारा बना था जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह की प्रलय कहते हैं। ताम्र युग की प्रोटो एलेमाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया गया कि इस प्रलय से पहले ही प्रोटो एलेमाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये पाषाण सभ्यता अत्यंत निम्न श्रेणी की थी। इसमें प्रोटो एलेमाइट सभ्यता के विकसित होने के कुछ प्रमाण नहीं मिले। इस पर से पुरातत्व के इन विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटो एलेमाइट लोग अपनी ताम्र सभ्यता के साथ किसी अन्य देश से इलाम और मेसोपोटामिया में आकर बसे थे। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ की मूल निवासी पाषाण सभ्यता वाली जाति को नष्ट कर दिया और स्वयं यहाँ बस गए। वे खेती करते, पशु पालते और ऊनी वस्त्र पहनते थे। तांबे के हथियार और औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये किस देश के मूल निवासी थे, इसका पता ये महानुभाव पुरातत्ववेत्ता नहीं लगा सके। ये जाति इस प्रलय में नष्ट हो गई।
प्रलय के बाद एक जाति कहीं से कांसे की सभ्यता वाली आई और मेसोपोटामिया में बस गई। यही जाति सुमेरु कहलाई। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट, डी लैंगडन आदि विद्वानों ने यह निर्णय दिया है। परंतु ये प्रोटो एलेमाइट जाति कौन थी, प्रलय के बाद वो कहाँ चली गई, इसका कुछ भी पता ये महानुभाव नहीं लगा सके। इसके बाद सर जॉन मार्शल ने सिंध के आमरी प्रदेश की खुदाई की। उन्होंने उस ताम्र सभ्यता को आमरी सभ्यता का नाम दिया और भूगर्भ में प्राप्त अनेक वस्तुओं के साम्य से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रोटो एलेमाइट सभ्यता और आमरी सभ्यता एक ही है। यही सभ्यता सप्त सिंधु में सरस्वती तट पर विकसित हुई थी। वास्तव में ये लोग आर्य ही थे जो बलूचिस्तान और ईरान होते हुए इलाम और मेसोपोटामिया में प्रलय के बाद जाकर बस गए थे। अब मैं इन सब पुरातत्ववेत्ताओं की इन गवेषणाओं पर हर्फ मारने की धृष्टता करता हूँ। जिन सूत्रों को हाथ में लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनमें इन पाश्चात्य विद्वानों के वर्णित स्थान सुशा, एलम, सप्त सिंधु, प्रलय और इन प्रदेशों में जातियों के आवागमन की मान्यताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद, ब्राह्मण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और अन्य पुराणों के अस्त व्यस्त अव्यवस्थित वर्णन हैं। इन्हीं सूत्रों पर मैं इस प्रागैतिहासिक काल के कुछ धुंधले रेखा चित्र यहाँ उपस्थित करता हूँ। मैं इन आगत आक्रांता समागत जनों के नाम, धाम, जाति और उनके और भी महत्वपूर्ण विवरण यहाँ प्रस्तुत करूँगा, जिनके मूल वक्तव्य पुराणों आदि में हैं और जिनका समर्थन पर्शिया, अरब, अफ्रीका, मिस्र और मध्य एशिया के प्राचीन इतिहासों से होता है। सबसे पहले मैं समय निरूपण के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि पुराणों में प्राचीन समय का विभाग मनवंतरों की गणना के अनुसार किया गया है। मनवंतर को छोड़कर अतीत काल की स्थिति को जानने का और कोई उपाय नहीं है। परंतु पुराणों में ये काल गणना इतनी बढ़ा चढ़ा कर की गई है कि उनकी वर्णित काल गणना बेकार ही है। परंतु मनवंतरों के कथन से हमें ये लाभ अवश्य हुआ कि वैवस्वत मनु से पहले हमें 6 मनवंतर मिलते हैं। इतने ही आधार को लेकर जिसमें जो घटनाएं वर्णित हैं उनका पूर्वापर संबंध मिलाकर मैं उसी के आधार पर ये काल गणना कर रहा हूँ। ईसा से कोई 4000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के मूल पुरुष स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। इनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। इन्हें प्रियव्रत ने पृथ्वी बांट दी। ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र को उसने जम्बूद्वीप दिया, यानी एशिया दिया। इसे उसने अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमवर्ष, हिमालय से अरब समुद्र तक का देश मिला। नाभि के पुत्र महाज्ञानी सर्वत्यागी ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र महाप्रतापी भरत हुए, जिन्होंने अष्टद्वीप जय किए और अपने राज्य को 9 भागों में बांटा। इन्हीं के नाम पर हिमवर्ष का नाम भारत, भारतवर्ष या भरतखंड प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर इस प्रियव्रत शाखा में 35 प्रजापति और 4 मनु हुए। चारों मनुओं के नाम स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत थे। इन मनुओं के राज्यकाल को मनवंतर माना गया। चाक्षुष रेवत मनवंतर की समाप्ति पर 36वां प्रजापति और 6ठा मनु स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुष नाम से हुआ। इस शाखा में ध्रुव, चाक्षुष, मनु, वेन, पृथु, प्रचेतस आदि प्रसिद्ध प्रजापति हुए। इसी चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भरत वंश का विस्तार हुआ, राजा की मर्यादा स्थापित हुई, वेदोदय हुआ। इस वंश का प्रथम राजा वेन था। इस वंश का पृथुवैन्य प्रथम वेदर्षि था। उसने सबसे प्रथम वैदिक मंत्र रचे। अगम भूमि को समतल किया, उसमें बीज बोया गया। इसी के नाम पर भूमि का पृथ्वी नाम विख्यात हुआ। इसी वंश के राजा प्रचेतस ने बहुत से जंगलों को जलाकर उन्हें खेती के योग्य बनाया। जंगल साफ कर नई भूमि निकाली, कृषि का विकास किया। इन 6 मनुओं के काल का समय, जो लगभग 1300 वर्ष का काल है, सतयुग के नाम से प्रसिद्ध है। मनवंतर काल में वो प्रसिद्ध प्रलय हुई, जबकि काश्यप सागर तट की सारी पृथ्वी जल में डूब गई।
केवल मनु अपने कुछ परिजनों के साथ जीवित बचा। सतयुग को ऐतिहासिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक प्रियव्रत शाखा काल, जिसमें 35 प्रजापति और 5 मनु हुए। दूसरा उत्तानपाद शाखा काल, जिसमें चाक्षुष मनवंतर में 10 प्रजापति और राजा हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के दो भाग किए जाते हैं। एक प्रागवैदिक काल 39वें प्रजापति तक, दूसरा वेदोदय काल इसके बाद। भूमि का बंटवारा, महाजल प्रलय, बैकुंठ का निर्माण, भू संस्कार, कृषि, राज्य स्थापना, वेदोदय और भारत और पर्शिया में भरतों की विजय इस काल की बड़ी बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाएं हैं। वेदोदय चाक्षुष मनवंतर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना है। सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना पर्शिया पर आक्रमण भी इसी युग की है। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे: अत्यराति, जानंतपति, अभिमन्यु उर, पुर और तपोरत। उर के द्वितीय पुत्र अंगिरा थे। इन 6 वीरों ने पर्शिया पर आक्रमण किया था। उस काल में पर्शिया का साम्राज्य 4 खंडों में विभक्त था, जिनके नाम सुग्ध, मरु, वरवधि और निशा थे। बाद में हर्यू यानी हिरात और वक्रित यानी काबुल भी इसी राज्य में मिल गए थे। यहाँ पर प्रियव्रत शाखा के स्वारोचेश मनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जानंतपति महाराज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। आसमुद्र क्षितीश थे। भारतवर्ष की सीमा के अंतिम प्रदेश और पर्शिया के पूर्वी प्रांत, जो सत्यगिरी के नाम से विख्यात है, उस समय सत्यलोक कहलाता था। उसी के सामने सुमेरु के निकट वैकुंठ धाम था, जो देमामंद एल्बुर्ज पर्वत पर अभी तक ईरानियन पैराडाइज के नाम से प्रसिद्ध है। देमाबंद तपोरिया प्रांत में है। इसी प्रांत के तपस्वी विकुंठा और उसके पुत्र वैकुंठ थे। वैकुंठ धाम उन्हीं की राजधानी थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जानंतपति के दूसरे भाई का नाम मन्यु या अभिमन्यु था। प्राचीन पर्शियन इतिहास में उन्हें मेन्यू और ग्रीक में मेमनन कहा गया है। अर्जनेम में अभिमन्यु अफुमोन दुर्ग के निर्माता और ट्रॉय युद्ध के विजेता यही अभिमन्यु हैं। प्रसिद्ध पुराण काव्य ओडेसी में इन्हीं अभिमन्यु महाराज की प्रशस्ति वर्णन की गई है। इन्होंने ही सुशा नाम की नगरी बसाई, जो सारे संसार में प्राचीनतम नगरी थी। इसका नाम मन्युपुरी था। अत्यराति के तृतीय भाई उर थे। इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों को जीता और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व इन्हीं के वंशधरों ने अब्राहम को पददलित कर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया। इस कथा का संकेत ईसाइयों के पुराने अहदनामे में मिलता है। आज भी उर बेबीलोनिया का एक प्रदेश है। प्रसिद्ध उर्वशी अप्सरा इसी उर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उर्फाउरगंज नगर है, उसका उर्खेगल प्रदेश है। उर्मिया प्रदेश भी है, जहां जोरास्टर का जन्म हुआ था। अफ्रीका में भी एक प्रांत रायोटी ओरो है। उरवंशियों के ईरान में उर, पुर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए। उर के दूसरे भाई पुर थे। अब भी एल्बुर्ज के निकट इनकी राजधानी पुरसिया है। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ा। पुर और उर के भाई तपोरत थे। इन्होंने तपोरत नाम से अपना राज्य स्थापित किया, जो अब तपोरिया प्रांत कहलाता है। वहां के निवासी अब तपोरत कहलाते हैं। इस प्रदेश में वैकुंठ है, जो देमाबंद पर्वत पर है। तपसी वैकुंठ धाम थी। तपोरत के राजा आगे देमाबंद कहलाने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं। आजकल इस तपोरिया भूमि को मंजादिरन कहते हैं। जानंतपति अत्यराति के वंशज अर्राट हैं। आर्मेनिया इनका प्रांत है। अर्राटों ने आगे असुरों से भारी भारी युद्ध किए हैं। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर अत्यरात यानी अदरात भी इन्हीं के नाम पर है। उर के पुत्र अंगिरा थे, जिन्होंने अफ्रीका को जय किया। अंगिरा पिक्यूना के निर्माता और विजेता यही थे। अंगिरा और मन्यु की विजयों, युद्धों और अभियानों के वर्णनों से ईरानी हिब्रू धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं।
इन छहों भरतों ने ईरान पर इतना उग्र आक्रमण किया था कि वहाँ के सब जन और शासक उनसे अभिभूत हो गए। उनके सर्वग्राही और भयानक आक्रमण से पद्दलित होकर वो उन्हें अहित दैव दुखदाई अहिरमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। अवेस्ता में अंगिरामन्यु अहिरमन कहा गया है, बाइबल में उन्हें शैतान कहा गया है। मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा गया है। पाश्चात्य देशों के पुराण इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं की दिग्विजयों के वर्णनों से भरे हुए हैं। पाश्चात्य पुराण साहित्य में इन्हें विकराल देव और सैटनिक होस्ट का अधिनायक कहा गया है। ये छहों अमर अनहित देव की भांति ईरान के प्राचीन उपास्य देव हो गए थे। इन्हीं की विजय गाथा मिल्टन ने 40 वर्ष तक आई है। पाश्चात्य इतिहासवेत्ता इस आक्रमण का काल ईसा से 2300 वर्ष पूर्व बताते हैं। हमारा अनुमान है कि प्रलय के कुछ ही वर्ष पूर्व चाक्षुओं का ये आक्रमण ईरान के निवासी अपने ही भाई बंधुओं पर हुआ था और इनके वंशधर वहीं बस गए थे। यही कारण है कि भारतीय पुराणों में इनके पूर्वजों का वंश वृक्ष तो है, परंतु इनके वंशजों का वंश विस्तार नहीं है। इनका वंश विस्तार इन विजित उपनिवेशों के प्राचीन इतिहास में मिलता है।